हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 10 दिसंबर के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। और जो हमारी डेली क्विज की सीरीज़ चल रही है, करंट अफेयर्स क्विज की सीरीज़, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दिसंबर का वीक 1 का भी हमारा अपलोड हो गया है चैनल पर वीडियो, वहाँ से भी आप लोग जाके करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन की वीक 1 की दिसंबर की। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे किया जाता है, उनके रिमूवल का जो प्रोसीजर है उससे रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं। सो स्टेटमेंट 1 अगर हम देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली स्टेट्स द ग्राउंड्स फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या होना चाहिए। तो रीजंस जो है वो मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट्स वाई यहाँ पे स्टेटमेंट हमारी जो होगी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है, द रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर अ 14-day एडवांस नोटिस हैज़ बिन गिवन। सो सेकेंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है रिमूवल का, वो सिर्फ और सिर्फ तब स्टार्ट हो सकता है जब वाइस प्रेसिडेंट को प्रायर नोटिस दिया हो, मतलब 14 डेज़ पहले उनको पहले नोटिस जाएगा, उसके बाद जो है प्रोसीजर वो स्टार्ट होगा। और अब तक कोई भी वाइस प्रेसिडेंट जो है उनको किसी भी वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं किया गया है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ अ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो होगी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ये इनका रिमूवल जो प्रोसीजर है इनका रिमूवल का, वो स्टार्ट कहाँ होता है, राज्यसभा में। और वहाँ पे रिमूव करने के लिए इनको 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जिसे हम इफेक्टिव मेजॉरिटी भी कहते हैं। सो इफेक्टिव मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए राज्यसभा में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए राज्यसभा में। एंड अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में ये चीज़ सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगी। अगर राज्यसभा ने रिमूवल प्रोसेस जो है वाइस प्रेसिडेंट का वो इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास कर दिया है, तो लोकसभा में ये सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा, ना कि इफेक्टिव मेजॉरिटी से। दैट्स वाई यहाँ पे स्टेटमेंट 3 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों हाउस में हमें क्या चाहिए, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज राज्यसभा में हमें इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए रिमूवल के लिए, रिमूवल प्रोसेस के लिए, बट लोकसभा में सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से रिमूव कर दिए जाएंगे। मतलब पहले राज्यसभा में पास हो गया, उसके बाद वो सिर्फ लोकसभा में जाएगा ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए, वहाँ सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया तो फिर वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। सो यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे थे, थर्ड इनकरेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। आंसर होगा ओनली 1, बिकॉज सेकेंड स्टेटमेंट बस हमारे पास करेक्ट थी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑप्शन ए जो है ओनली 1, ये करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर कवर्ड अंडर आर्टिकल 90 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सो यहाँ पे आर्टिकल 90 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 90 में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है, किससे रिलेटेड, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, द डेप्यूटी चेयरमैन मे रिजाइन बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है, ये आर्टिकल 90 में मेंशन किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द डेप्यूटी चेयरमैन मे बी रिमूव्ड बाय अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, जो कि इफेक्टिव मेजॉरिटी होता है ऑफ द राज्यसभा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है। डेप्यूटी चेयरमैन को भी रिमूव करने के लिए क्या चाहिए होती है, इफेक्टिव मेजॉरिटी की जरूरत होती है राज्यसभा में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है। ये चीज़ भी कहाँ मेंशन की गई है, आर्टिकल 90 में। सो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है हमारे पास। थर्ड स्टेटमेंट है, द रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन रिक्वायर्स प्रायर नोटिस ऑफ 14 डेज। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। डेप्यूटी चेयरमैन के लिए भी यही प्रोसेस फॉलो होता है कि उन्हें भी 14 डेज़ पहले नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद रिमूवल प्रोसेस जो होगा वो स्टार्ट होगा। और कोई भी डेप्यूटी चेयरमैन भी आज तक रिमूव नहीं किए गए हैं। सो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि मेंशन है आर्टिकल 90 में। सो आर्टिकल 90 से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स पूछी थी कि कौन सी करेक्ट है, तो करेक्ट हमारे पास तीनों ही है, तीनों ही मेंशन की गई है आर्टिकल 90 में। सो यहाँ पे आंसर होगा हमारा ऑल 3, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements regarding appointments committee of the cabinet। so appointments committee of the cabinet, अगर appointment committee की बात करें तो appointment committee approves key appointments to civil services, central public sector enterprises and high level appointments in government bodies। so यहाँ पे statement 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, appointment committee of the cabinet, इसके जो
चेयरमैन होते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि यूनियन होम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं एसीसी के। सो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज अगर हम चेयरमैन की बात करें, चेयरमैन की बात करते हैं, अगर इस बॉडी के चेयरमैन कौन होते हैं, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इस कैबिनेट के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, ना कि होम मिनिस्टर। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, हमसे यहाँ करेक्ट पूछ रहे हैं, आंसर होगा ओनली 1। सो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएम उदय स्कीम एम्स टू। सो पीएम उदय स्कीम पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। पीएम उदय स्कीम क्या है, बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होती है प्राइम मिनिस्टर अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज इन दिल्ली आवास अधिकार योजना। सो यहाँ पे क्या है, प्राइम मिनिस्टर अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज इन दिल्ली आवास अधिकार योजना। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रोवाइड ओनरशिप राइट्स टू रेसिडेंट्स ऑफ अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज इन द नेशनल कैपिटल। सो इसके नाम से ही पता चल रहा है, इस स्कीम के नाम से, कि किस चीज़ के लिए। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रोवाइड ओनरशिप राइट्स टू रेसिडेंट्स ऑफ अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज इन नेशनल कैपिटल। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following is the best description of INS तुशील seen in news recently? So INS तुशील की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये है मिसाइल फ्राइगेट। सो मिसाइल फ्राइगेट है ये। सो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर, मिसाइल फ्राइगेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द INS तुशील। सो INS तुशील से ही रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, हमने बतानी है कौन सी करेक्ट है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्रिगेट वेसल। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, अभी हमने डिस्कस किया। इट हैज़ अ रडार एब्जॉर्बेंट कोटिंग एंड एंगल्ड हल डिज़ाइन। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है इट बिलोंग्स टू नीलगिरिस क्लास ऑफ वॉरशिप्स। सो ये नीलगिरिस क्लास से बिलोंग नहीं करती, तलवार क्लास होगा यहाँ पे, तलवार क्लास। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगी, इट बिलोंग्स टू तलवार क्लास नॉट नीलगिरिस क्लास। तो फोर्थ स्टेटमेंट है इट इज़ बिल्ट इन कोलैबोरेशन विद फ्रांस। सो इसको जो बिल्ड किया है, डेवलप किया है, ये रशिया की हेल्प से किया है, ना कि फ्रांस की हेल्प से। सो यहाँ पे रशिया होगा, ना कि फ्रांस, दैट्स वाई हमारा फोर्थ स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इट इज़ बिल्ट इन कोलैबोरेशन विद रशिया नॉट फ्रांस। सो यहाँ पे हमारे पास 2 ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं हमने यहाँ पे। स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें, इट वॉज एस्टैब्लिश अंडर द यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 1956। सो ये हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये जो यूजीसी है ये एस्टैब्लिश किसके अंडर हुआ है, ये यूजीसी एक्ट के अंडर हुआ है, ना कि यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। सो यूजीसी एक्ट 1956 के तहत ये बॉडी इस्टेब्लिश की गई है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट, ना कि यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है इट्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है, यूजीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो है न्यू दिल्ली में। थर्ड स्टेटमेंट है वन ऑफ द फंक्शन ऑफ यूजीसी इज टू ग्रांट रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। सो थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, यूजीसी का ये एक फंक्शन है, काम है कि वो ग्रांट करता है रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटीज़ को एंड कॉलेजेस को। सो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा 2 and 3। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 2 and 3 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following article of the Indian Constitution provides the procedure for the removal of the vice president? So vice president के removal की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ मेंशन है, ये मेंशन है हमारा आर्टिकल 67 क्लॉज बी। सो आर्टिकल 67 क्लॉज बी में ये चीज़ मेंशन है। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 67, ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द मिथैम्फेटामाइन। सो मिथैम्फेटामाइन से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं। मिथैम्फेटामाइन फर्स्ट स्टेटमेंट है द मिथैम्फेटामाइन इज अ स्टिमुलेंट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है मिथैम्फेटामाइन अफेक्ट्स द डोपामाइन न्यूरो ट्रांसमीटर इन द ब्रेन। सो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, जो मिथाफेटामाइन है ये अफेक्ट करता है न्यूरो ट्रांसमीटर जो होता है ब्रेन में, उसको अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है द लॉन्ग टर्म अफेक्ट ऑफ मिथाफेटामाइन यूज कॉजेज डिक्रीज्ड मोटरसाइकिल। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है हाइपोटेंशन इज अ सिम्टम ऑफ मिथाफेटामाइन ओवरडोज। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 4 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज ये हाइपोटेंशन नहीं होगा, ये हाइपर टेंशन होगा। सो ये हाइपर टेंशन होगा, ना कि हाइपोटेंशन। दैट्स वाई स्टेटमेंट 4 जो होगी यहाँ पे हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। स्टेटमेंट 4 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, आंसर होगा ओनली 3। ओनली 3 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द असाइलम प्रोसीजर्स। सो असाइलम प्रोसीजर से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है। सो स्टेटमेंट 1 है, एन असाइलम सीकर इज समवन हु हैज़ बीन डिपोर्टेड फ्रॉम देयर होम कंट्री। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज असाइलम क्या होता है बेसिकली, ये असाइलम सीकर वो होता है जो अपनी कंट्री को फियर की वजह से, प्रोसिक्यूशन के फियर की वजह से अपनी होम कंट्री जो होता है वो छोड़कर किसी और कंट्री में चला जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। एन असाइलम सीकर इज समवन हु हैज़ फ्लैड देयर होम कंट्री ड्यू टू फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन। दैट्स वाई यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द नॉन रिफाउलमेंट इज अ की प्रिंसिपल ऑफ असाइलम लॉ। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है हमारी। अच्छा, नॉन रिफाउलमेंट जो होता है ये क्या होता है, ये बेसिकली ये नॉन रिफाउलमेंट ऐसा है कि अगर आपकी कंट्री में, अगर हमारी कंट्री में कोई फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरी कंट्री है जहाँ बहुत बुरी तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, ठीक है, उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है और वो अपनी जान बचाने के लिए हमारी कंट्री में आ गए, तो हम उनको उनकी कंट्री में वापस नहीं भेज सकते क्योंकि वहाँ उनको उनकी जान का खतरा होता है। सो इसको कहते हैं नॉन रिफाउलमेंट प्रिंसिपल। सो कि हम उस पर्सन को वहाँ नहीं भेजेंगे जहाँ उसकी जान को खतरा होगा, वापस नहीं हम उसकी होम कंट्री में भेज सकते हैं। सो ये होता है नॉन रिफाउलमेंट प्रिंसिपल। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी बिल्कुल करेक्ट है कि असाइलम लॉ जो है उसका एक की प्रिंसिपल है नॉन रिफाउलमेंट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग असाइलम प्रोसीजर ग्लोबली। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। अगर हम असाइलम प्रोसीजर की बात करें कि कौन देखता है इन सब चीज़ों को, तो ये कौन सी बॉडी होती है, ये होती है हमारी UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़, ना कि ICJ। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, सो करेक्ट पूछ रहे हैं, करेक्ट हमारे पास ओनली 2 जो था यहाँ पे करेक्ट था, यानी कि एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।